आज से हम एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टेस्ट है हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक साइड आपके लेफ़्ट साइड हिंदी में टेस्ट रहेगा और राइट साइड में आपका इंग्लिश का पार्ट रहेगा। तो हमने कोशिश की है कि आपको इंग्लिश प्लस हिंदी यानी कि दोनों में टेस्ट प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को दोनों छात्रों को दोनों क्वेश्चन देखने में परेशानी ना हो। क्योंकि टेस्ट सीरीज में आप देखोगे कि सिर्फ एक पेज पर केवल इंग्लिश है और दूसरे पेज पर हिंदी है। तो हमने इसी तरीके से ये मतलब दो पार्ट में स्क्रीन को डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि आपकी दोनों की समस्या का समाधान हो जाए। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि निम्न में से किन यानी कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में से शामिल है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इंक्लूडेड इन द न्यूलिथिक साइट्स इन बिहार। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि ये सेनवार रोहतास में है, ताराडी गया में है और चिरान सराण में है। तो यानी कि इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? सेनवार रोहतास, ताराडी गया और चिरान सराण। तो इनमें से एक से अधिक आपका इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। तो मेगास्थनीज आपको पता होगा कि मेगास्थनीज की रचना कौन सी थी? इंडिका थी। मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी? ये इंडिका थी। उसके बाद टोलेमी की ज्योग्राफी थी। टोलेमी की बुक का नाम था ज्योग्राफी। प्लानी हो गया इसमें। ये टोलेमी की बुक का नाम ज्योग्राफी, टोलेमी ज्योग्राफी। और इनका प्लानी साहब की बुक का नाम था ये नेचुरल हिस्टोरी का। हिंसोंग की तो सबको आपको पता ही है कि CU की इनकी बुक का नाम था। तो प्लानी की नेचुरल हिस्टोरी का, और ये थे आपके हिंसोंग की थी CU की। तो आपको चारों का पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज में चारों को इसलिए कवर किया गया है। हो सकता है कि एक इंडिविजुअली पूछ के आपको वो पूछ ले कोई भी कि हाँ भाई इसका ये ना बताइए कि हिंसोंग की बुक का नाम क्या था। तो आपका इसका आंसर क्या हुआ आपका? पहले का तीसरा। तो पहले का तीसरा केवल एक में ही है, तो इसका आंसर हो गया आपका C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स इज रिलेटेड टू हीनयाना। तो कौन सा है इसमें आपका सौत्रांत्रिक, यानी कि सौत्रांत्रिक समुदाय ये जो है आपका हीनयाना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़ें कि कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है इसमें। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि उस टाइम पे कोई भी मंदिर वगैरह नहीं थे। तो ये किसकी? नेचर की ये वर्कशिप करते थे। ठीक है। नेक्स्ट कि इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण किया था। यही बात गलत है कि इस टाइम पे मैंने कहा था कि कोई भी उस टाइम पे मंदिर वगैरह टेम्पल वगैरह नहीं थे, तो इन्होंने ये मंदिरों का निर्माण नहीं किया था। हाँ, मूर्ति जरूर हुआ करती थी उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी राजगीर में। तो इसमें राजगीर का कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका क्या ऑप्शन हुआ कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तो कौन सी का पहली कहाँ होती? पहली हुई थी आपकी राजगीर में, दूसरी पाटलिपुत्र में, और दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी आपकी हुई थी कश्मीर में। तो इसको कहते हैं रब पक और ये अक, यानी कि ए के और ए के। तो ये आपको पता होना चाहिए ए के, है ना। चलिए, क्योंकि पहली जो हुई थी आपकी ये राजगीर में हुई थी, और इसके किसके टाइम पे हुई थी? ये अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। ठीक है ना। तो आपको चारों का ये पता होना चाहिए, कोई से भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अग्रहार, देखिए इस टाइप के टर्म पूछे जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग अग्रहारा। तो अग्रहारा क्या है? जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी ना, तो उसको हम अग्रहारा कहते थे। तो ये आंसर है। इट वॉज लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स, यानी कि जो ब्राह्मणों को लैंड दी जाती थी उसको अग्रहार कहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था।
तो व्हाट टाइप्स ऑफ लैंड वाज कीप अंडर अपराहत इन द गुप्ता पीरियड। तो इसका क्या है, तो ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अग्रहत कहते थे। कौन सी, तो अनकल्टिवेटेड वाइड लैंड, अनकल्टिवेटेड वाइल्ड लैंड को आप जो है अपराहत कहते थे। क्या, अपराहत भूमि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी। इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर नालंदा। तो इनमें से देखिए हैंसोंग भी आया था और इसिंग भी आया था, तो यानी कि इनमें से एक से अधिक, तो 2 लोग इनमें आए थे, हैंसोंग भी आया था और इसिंग भी आया था। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी। तो इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर सेकेंड। तो ये कौन थे, आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था। तो द फेमस रूलर कृष्णदेवा राय, कौन, कृष्णदेवा राय वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। तो ये थे तुलुप डायनेस्टी से। कौन सी, तुलुप डायनेस्टी से संबंध था इनका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था। कौन से, कादरी सिलसिले का। यहाँ चिश्ती सिलसिले का थे यहाँ पे अजमेर में मोहिउद्दीन चिश्ती। तो ये पूछ रहा कि कादरी सिलसिले का फाउंडर कौन था। तो इसके फाउंडर कौन थे, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। कौन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो आपको सीधा रट्टा मारना, कुछ टेंशन नहीं लेनी इसमें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो आपको बताना कहाँ पे, टोडरमल द्वारा किस वर्ष में दहसाला प्रणाली, यानी कि इन विच ईयर वाज दहसाला सिस्टम, कौन सा, दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय टोडरमल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ये कौन सा है इसका है 1580, यानी कि इसका आंसर हुआ आपका ए। कब, 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था। तो रहट क्या था, रहट था आपका सिंचाई का साधन, यानी कि रहट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिडिवल इंडिया। तो ये क्या था, मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था। तो बालाजी वाजीराव थे, बालाजी वाजीराव। तो हु वाज द पेशवा ऑफ मराठा एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। ये है आपका बालाजी वाजीराव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय, किसके, लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट डन। ध्यान रहे ऐसे के देखना कि उसके टाइम पे पूछ रहा है कि उसके पीछे पूछ रहा है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी, तो कौन सा ऐसा काम था जो आपको बताना है। देखिए इसमें, तो देखिए इनमें से सारे कार्य लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुए थे। जैसे क्या, आपका पहला देखिए, प्रथम तार लाइन कोलकाता से आगरा शुरू की थी, कब की गई थी, ये हुई थी आपकी 1853 में, 1853 में स्टार्ट हुई थी। यानी कि फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। ये कब हुई थी, 1853। दूसरा, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, यानी कि पब्लिक PWD की इस्टेब्लिशमेंट कब होता, ये होता आपका 1854 में, 1854। और बात की जाए जहाँ तक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट की, तो न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पास किया गया था, ये होता आपका 1854 में। ये 2 काम 1854 में, एक 1853 में, पहला वाला। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों काम ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी। तो देखिए इंग्लिश में भी देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ये कौन थे, तो वो थे आपके सत्येंद्र बोस, यानी कि इसमें सत्येंद्र बोस का ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये कौन थे आपके जिन्होंने पास की थी, ये थे सत्येंद्र बोस। सत्येंद्र बोस कब इन्होंने पास की थी, 1863 के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17,
क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? किसका स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट अवध स्टेट? तो इसके कौन थे आपके? शहादत खां थे। कौन? शहादत खां, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है, शहादत खां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? यानी कि महिलाओं को वोटिंग का राइट्स दिया गया था। क्या? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट? तो ये कौन सा अधिनियम था? 1919 का अधिनियम। तो हमारा आंसर होगा सेकेंड। कौन सा अधिनियम? 1919 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था? क्या कहा था? किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल सेड फॉरेन कैपिटल इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर इंडियाज नेशनल डेवलपमेंट? तो ये कौन महाजन थे? ये थे आपके लॉर्ड कर्जन। इनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1905 के टाइम पे, ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे भी थे लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले ए मेजर रोल? तो इसमें से कौन सी थी? तो इनमें से देखिए सभी आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन इन्हें सरदार की उपाधि जो दी थी, जो सरदार का टाइटल था, तो इन्हें मिला था 1928 के टाइम पे। 1928 का जो बरदौली का एक सत्याग्रह था, तो बरदौली मूवमेंट के टाइम पे इन्हें मिला था ये। तो वहाँ की लेडीज़ ने, जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने ये दिया था। चलिए आगे देखते हैं। 21 है, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? यानी कि हु रोट द आर्टिकल वाई आई एम ए एथिस्ट? तो ये कौन थे? तो ये आपके थे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा में हरिजन यात्रा प्रारंभ की गई थी? यानी कि किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो आपको बताना है, इन विच ईयर वाज गांधी स्टार्टेड हिज हरिजन यात्रा? तो फ्रॉम वर्धा, तो कौन सी, कब था ये? 1933। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाउड आयोग का संबंध किससे था? यानी कि फ्लाउड कमीशन, देखो फ्लड नहीं है, फ्लाउड कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपको ये बताना है कि किससे था? भू राजस्व से, यानी कि ये था आपका लैंड रेवेन्यू से संबंध था इनका। तो कमीशन का नाम आपको पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उसका संबंध किससे था। जैसे कि बहुत सारे कमीशन अंग्रेजों के टाइम पे थे, जैसे अकाल को लेकर बनाया था, फिमानी को लेकर बनाया था, एजुकेशन को लेकर कुछ कमीशन बनाए थे। तो आपको पता होना चाहिए, वो पूछ लेता है बार बार एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस तो प्रिपेयर्ड? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा था, 1908 का। तो 1908 का मद्रास ये अधिवेशन था, मद्रास का सेशन था जब ये तैयार किया गया था। तो इसके अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए राज बिहारी बोस। कौन? राज बिहारी बोस थे इसके अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द लैंड होल्डर सोसाइटी फॉर्म्ड? तो ये था 1838 का बना था, 1838 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 2031 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रेफरेंस टू द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन फ्रॉम 12 नवंबर 1930 टू 19 जनवरी 1931। तो देखिए इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। वहीं पे अगर भाग लेने की बात करें तो दलितों की तरफ से भीमराव अम्बेडकर जी थे, दलित की तरफ से भीमराव अम्बेडकर जी थे, व्यापारी की तरफ से होमी मोदी थे, यानी कि बिजनेस क्लास से होमी मोदी, और सिख की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह, सिख की साइड से थे आपके सरदार संपूर्ण सिंह। तो इनमें से कोई भी नहीं, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि तीनों बातें ये सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट? तो इसका बताना, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। कौन? मिर्ज़ा गुलाम अहमद।
हमारा पहला ही आंसर इसमें सही है, मिर्जा गुलाम अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ को अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन टेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वाई सर विलियम जोन्स। तो आपको देखिए नेक्स्ट सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन देखने हैं, बल्कि आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी देखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए गए हैं। हो सकता है कि अगली बार में ये कोई भी इनमें से ये किताब देके, ग्रंथ देके आपको पूछ ले कि इसका अनुवाद इंग्लिश में किसने किया था, तो विलियम जोन्स आपको पता होना चाहिए कि विलियम जोन्स ने किया था। तो अब ये देखिए, तो किसका किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का किया था। किसका? अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये किसकी थी? ये किसने लिखी थी? कालिदास जी ने लिखी थी। किसने? कालिदास जी ने लिखी थी ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि इसी तरीके से हम सारे एडिटोरियल के टेस्ट कवर करेंगे, क्योंकि देखिए हमें कोई इसका एडिटोरियल का प्रचार करने से कोई पैसा है, कोई भी किसी टाइप का लालच नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने कुछ और कोचिंग के टेस्ट डिस्कस करे थे, लेकिन उनसे बेहतर अगर देखा जाए तो इसने पैटर्न को पकड़ा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसने अच्छे से टेस्ट में डाले हैं, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और इसने देखिए ऐसे ऑप्शन को भी सेट किया है, तो हो सकता है कि बीपीएससी अभी भी 5 ही ऑप्शन रखे, तो आपको 5 ऑप्शन के हिसाब से तैयारी करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि एडिटोरियल ने 4 ऑप्शन बना दिए तो बीपीएससी ने भी अब 4 ऑप्शन बनाने वाला है। तो जो टीचर भर्ती है, टीचर भर्ती का एग्ज़ाम 24 से होने वाला है, तो उसमें तो 5 ऑप्शन रहने ही हैं। तो जो भी अभी टीचर की भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप सोच के चलें कि 4 ऑप्शन नहीं रहेंगे, 5 ऑप्शन ही रहेंगे। तो 69 बीपीएससी वाले में भी अभी उसने क्लियर नहीं किया है आयोग ने कि भाई कितने क्वेश्चन हम ऑप्शन रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो हो सकता है कि 4 रख दे, लेकिन आपको सोच के चलना है कि हो सकता है कि 5 ही है, अभी 5 ही ऑप्शन है। तो इसने अभी ये 69 बीपीएससी के हिसाब से बनाया है, तो अब हो सकता है कि मतलब कुछ सुगबुगाहट सी हो, लेकिन आपको मान के चलना है कि 5 ऑप्शन रखने हैं। आपको अपनी तैयारी में कोई भी किसी टाइप का भी चूक नहीं रखनी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी? तो किसको? राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खां वर सेंटेंस टू डेथ अंडर विच कॉन्स्पिरेसी केस? तो ये कौन सा था? ये था आपका काकोरी षड्यंत्र केस। कौन सा? काकोरी षड्यंत्र केस। पहला आपका आंसर है काकोरी। ये हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1925 में। तो इन्होंने एक ट्रेन थी, उसमें खजाना से लूट लिया था, तो इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए कब हुआ था ये? 1925 में, काकोरी षड्यंत्र केस में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज वंदे मातरम यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये था आपका स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट था ये, स्वदेशी मूवमेंट। उस टाइम पे वंदे मातरम का ये बड़े मात्रा में प्रयोग किया गया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1905 में। ये भी आपको डेट पता होनी चाहिए, कब हुआ था? 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर आपका 31, किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ है? तो विच यूरोपियन कंपनी वाज द लास्ट टू अराइव इन इंडिया? तो ये थी आपकी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था? तो विच लेटर मुगल रूलर एबोलिश द जजिया टैक्स? कौन सा? एबोलिश द जजिया टैक्स इम्पोज्ड बाय औरंगजेब। तो कौन थे ये? आपका 32 का था ये, बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह प्रथम। जो बहादुर शाह प्रथम थे, इन्होंने ख़त्म कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह, यानी कि नील विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इन विच ईयर डिड द इंडिगो पीजेंट रिवोल्ट? तो ये आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1859 से 60 के बीच में। 1859 से 60 के बीच में हुआ था ये। कहाँ पे? बंगाल में। और इसके लीडर कौन थे? उसके लीडर थे दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास। दिगंबर और विष्णु साहब थे इसके लीडर, ठीक है। 2 चीज़ याद रखिएगा इसकी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम विच प्लेस डिड द रॉयल नेवी रेवोल्यूशन स्टार्ट ऑन 18 फरवरी 1946? आपको डेट भी इसकी पता होनी चाहिए, कभी कभी डेट पूछ लेता है। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये मुंबई में, आपका बम्बई हुआ करता था, बम्बई में ये स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हु रोड द बुक द इंडियन मुस्लिम्स? तो ये कौन थे? विलियम हंटर। कौन थे? विलियम हंटर, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं था। विलियम बेंटिंग नहीं थे, विलियम हंटर थे। तो आपको इसका पता होना चाहिए, विलियम
विलियम हंटर, ये थे आपके विलियम हंटर। तो इनका नाम याद, देखिए ये विलियम बेंटिक भी दिया हुआ थे, तो ये इसका नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कौन थे, विलियम हंटर। तो इनमें से कोई भी नहीं, तो डी आंसर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और कौन से सत्य हैं आपको ये बताने हैं, कौन से सही हैं यानी कि ट्रू हैं वो बताने हैं। तो पहले क्वेश्चन, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनावी आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। तो पहली बात सही है, तो ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये बात भी नहीं होगी। तो ये दूसरा देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो ये दूसरा बात गलत है, सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता। तो इसमें क्या है, इसमें केवल पहला आपका सही है, क्योंकि सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं होती, ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय। तो इसका पहला आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें देखिए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इलेक्शन इन आवर कंट्री आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन। तो ये बात ठीक है, लेकिन इसमें कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन कमिश्नर इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। नहीं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट के नहीं होता है। तो इसमें दूसरी बात गलत है आपकी, तो पहली बात सही है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या ये विचार करना है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है और कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। तो असत्य बताना है आपको, तो फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, मिजोरम और नागालैंड लोकसभा सीटें समान है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है। तो ये बात आपकी, यही बात असत्य यानी कि गलत है। लोकसभा सीट आर इक्वल इन ऑल यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए आपका ये स्टेटमेंट आपका ये गलत है। तो क्यों, क्योंकि दिल्ली में आपका, अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में 7 हैं, और J&K में आप देखें तो J&K में कितनी है, 5 है। और वहीं पे आप चंडीगढ़ में देखें या अंडमान निकोबार में देखें, ये चंडीगढ़ में आप देखें तो कितनी है, चंडीगढ़ में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, तो सब में वहाँ पे एक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखते हैं, द फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द sovereignty, unity and integrity of India is placed on which order in fundamental duties list। तो ये हो सकता है इतना डीपली ना पूछे, तो इसमें कहाँ से पे तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो इतना डीपली मुझे लगता नहीं कि इतना डीपली ऐसा करके वो पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा, यानी कि विच रिट विल बी इशूड बाय द कोर्ट टू द प्रेजेंट एन अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट। आपको पता होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है, 32 के। अगर हाई कोर्ट है वहीं पर तो 226 के। अब ये कौन सी रिट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण इनमें से कहीं भी नहीं है, तो ये इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, मौलिक अधिकार से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। तो क्या, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। तो पहला ही आपका स्टेटमेंट है, संविधान में अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 अनुसार किसी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। क्लियर है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का यानी कि आर्टिकल 15 का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 द कॉन्स्टिट्यूशन, नो दलित कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग ए टेम्पल, ऑफरिंग प्रेयर्स एंड यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, तो पहली बात सही है। दूसरा, दलित कैन रिसोर्ट टू आर्टिकल 15 इफ़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज़ वायलेटेड। तो दोनों बातें इनमें से सही हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका 40 का आंसर आपका सी हो जाता है। तो दोनों बातें इनमें से सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब 41 क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड टू द इंडियन पार्लियामेंट। तो कैसे होता है, देखिए सीधे जनता द्वारा, राज्यसभा में जनता द्वारा नहीं होता है। राज्य की लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो ये भी गलत है। तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 41 का आंसर सी। तो वाई द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर आपका हो गया सी। चलिए आगे देखते हैं। 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में 8वीं सूची के भाषा से संबंधित नहीं है। तो
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल। आपको पता होना चाहिए कि 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को अभी रखा गया है। तो अभी कुछ पूछ रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो कौन सा 26 अमेंडमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपका आंसर हो गया बी 26। और बाकी 21 और 71 है। 21 में क्या हुआ था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी 21 में सिंधी भाषा। और बात की जाए वहीं पे 71 में, तो 71 में आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी, KMN, तो इनको तीनों को जोड़ा गया था 71 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो आपका 73 क्वेश्चन में है, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें द प्रपोजल टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फर्स्ट तो ब्रोट बाय, तो पहली बार दिया था आपका क्रिप्स मिशन ने। किसने? क्रिप्स मिशन ने 1942 में जो आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने हैं, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट हु वर ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। तो कौन थे आपके इनमें से? तो इनमें से देखिए बीबी गिरी भी पहले उपराष्ट्रपति थे और वेंकटरमन भी थे और शंकर दयाल भी थे, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों लोग जो थे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है 45, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली नोट मैच कर रहा है यहाँ पे। तो पहला इसमें कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण से संबंधित है। तो क्या भाई ये बात ठीक है? तो यानी कि ये बात ठीक है। तो दूसरा पट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, ये निजता का अधिकार से संबंधित है, यानी कि पट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है। तो इनमें से तीनों बातें सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों बातें इससे रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो है ये तीनों उपयुक्त में तीनों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, लवणता डैश डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन डैश डैश ग्राम ऑफ वाटर। तो कितने ग्राम ऑफ वाटर में होती है? तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 1000 कौन से में है? इसमें बी है, इसका आंसर है हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 48, पृथ्वी पर, क्वेश्चन देखिए पढ़िए, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है। तो विच इज़ द सेकेंड मेजर, यानी कि सेकेंड मेजर वाटर सोर्सेज आफ्टर ओशियन वाटर टू द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। तो ये आपको बताना है। तो क्या है इसमें? इसमें है आपका बर्फ़ के छत्रक, यानी कि ग्लेशियर्स आपका दूसरे नंबर पे आते हैं। क्लियर है? तो देखिए आपका 90, अगर टोटल जल की बात करें तो 97% ये अगर जल है तो ये महासागरों में है। दूसरा जल है आपका बर्फ़ में, दूसरा जल है आपका बर्फ़ में, और ये इसका स्थान आता है, इसका आता तीसरा, इसका भूमिगत यानी कि ग्राउंड ऑफ वाटर का नंबर कितना आंसर आता है? तीसरा, इसका दूसरा। उसके बाद में आता है झील यानी कि लेक्स, तो लेक्स का नंबर आता है चौथा, और ये कहीं जाके पाँचवा आता है नमकीन जल, और ये वायुमंडल में जल। लास्ट में सबसे लास्ट में है नदियाँ, तो नदियों को आपको सबसे लास्ट पर रखना है। बर्फ़ में ये देखिए जो ग्लेशियर है उसको आपको रखना दूसरे नंबर पर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 49, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है। तो अगर इस कंडीशन में देखिए, अगर मून और अर्थ के बीच में, अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो क्या होता है फिर? तो ये सूर्य ग्रहण की घटना होती है। तो इसमें क्या है इसका आंसर? तो देखिए ये क्या होता है, ये सोलर स्लिप्स होता है, सोलर स्लिप्स। बट इससे क्या होता है कि हाई टाइड्स भी आता है। ये तो दोनों बातें सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी इसका आंसर इसलिए है कि पहली बात भी सही है आपकी और तीसरी बात भी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का है आपका, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, यानी कि व्हाट फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन चेंजेस। तो आपको पता होना चाहिए जन्म, मृत्यु और प्रवास, यानी कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। तो मैरिज नहीं, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। अगर ये माइग्रेशन में नहीं होता तो बर्थ और आपका डेथ तो जरूर आता ही आता उसमें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51,
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको करेक्टली मैच देखना, करेक्टली। तो कौन सा करेक्टली मैच है इसमें, इसका है पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना। क्लियर है भाई। और बाकी अब आगे देख लेते हैं, अटाकामा आपका कहाँ पे है, ये अटाकामा कहाँ पे है आपका, ये अटाकामा जो है आपका ये है चिली में। कहाँ पे, ये नॉर्थ चिली, ये चिली में है। और दूसरा काराकोरम की अगर बात की जाए तो काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है। ये कहाँ पे है आपका, तुर्कमेनिस्तान में है, ये तुर्कमेनिस्तान। क्लियर है। तो इसमें से आपका पहला आंसर इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं 52 में। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि 15 पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है तो उसी समय 45 पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा। अभी आपको बताना है, देखिए 15 पर अगर ये बज रहा है तो कितने तो देखिए अब अंतर कितना हो गया, अगर 15 इधर को चले आप तो 45 इधर को चले तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 60 का अंतर हो गया। और आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 60 डिग्री बराबर आपको 4 मिनट कर देना है। क्लियर है। तो ये आ गया आपका 60 बराबर 4 यानी कि 240 मिनट, कितना 240 मिनट। तो कितने घंटे का अंतर होगा, अब 240 को आपको जो 60 से डिवाइड कर देना है, तो यानी कि कितने घंटे का, ये होगा आपका 4 घंटे का अंतर। तो यहाँ पे अगर 2 बज रहे हैं तो फिर कहाँ पे कितने, वहाँ पे कितने बज रहे होंगे, तो पूर्वी देशांतर पर आपके 6 बज रहे होंगे, यानी 4 घंटे का अंतर। 240 मिनट बराबर होता है आपका 4 घंटे। तो कितने 4 घंटे अंतर, अगर 4 घंटे ज़्यादा है होगा तो 2 बज रहे हैं तो 2 में प्लस में 4 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 6। क्लियर है। तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 6 बजेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है, यानी कि वेयर इज़ द लेब्राडोर करंट। आपको ये करंट के नाम पता होना चाहिए और साथ में ये पता होना चाहिए कि आपको इंडियन ओशियन में कौन कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है। उसी टाइप से आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक में कौन कौन सी करंट चलती है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये आपका पैसिफिक ओशियन में कौन सी करंट चलती है, प्रशांत महासागर में। तो 53 का आपका ये क्या हुआ, ये उत्तरी अमेरिका की साइड में, कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका की साइड में आपके ये चलती है, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य है। कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कि किस मंडल में अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं, यानी कि इन विच स्पेयर एट द एटमोस्फेयर डू मेटेरियल्स एंटरिंग फ्रॉम स्पेस वर्न व्हेन दे एंटर दिस। तो कौन सा इसमें, यह है आपका मध्यमंडल, यानी कि इसको हम कहेंगे मेसोस्फेयर। आपको पता होना चाहिए कि सबसे नीचे क्षोभमंडल होता है, फिर समतापमंडल होता है, फिर मध्यमंडल होता है, फिर बाह्यमंडल होता है। तो इनके चारों के आपको नाम पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन से में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, तो ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। क्लियर भाई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर किसी ने इस तरीके से बताया कि एक साइड में आपको इंग्लिश में बता रहा है और साइड में दूसरी साइड में आपको हिंदी बता रहा है। तो ये देखिए दोनों लोगों के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी भी आती है कि आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उनको पकड़ नहीं पाते हैं, तो क्योंकि हिंदी में ही वो लिख दी जाती हैं, है ना। जैसे कि ग्रामीण भारत आवास योजना, वो हिंदी में लिख दी जाती है। तो जैसे कुछ और टर्मिनोलॉजी है तो आपको उनके शब्दों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं हिंदी वाले भी ध्यान रहे कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं तो बहुत ही टिपिकल हो जाते हैं वो गूगल ट्रांसलेशन के चलते। तो यूपीएससी की भी, स्टेट पीसीएस की खास बात रहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने के लिए ये डाले जाते हैं। तो आप दोनों को अगर टेस्ट सीरीज में दोनों को अगर देख लें, आगे कहीं पर भी आप अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आपको, मुझे लगता है कि दोनों का सहारा ले लेना चाहिए वहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हुए, तो क्वेश्चन ईजिली फिर सोल्व हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये कोरल, अब ये पूछ रहा है इसमें कोरल सागर कहाँ अवस्थित है, यानी कि वेयर इज द कोरल सी लोकेटेड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में ये इस साइड में कोरल, यहाँ पे कोरल मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में, तो कौन से, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा भाग हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया नॉर्थ ईस्ट भाग। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा कोरल बी रीफ है, ये इसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है। तो अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ, ये यानी कि ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी ऑफ बिहार एट कॉन्स्टेंट प्राइस पे इसमें पूछ रहा है वो। तो देखिए हमने, आपको पता होगा कि हमने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट बहुत अच्छे से और स्पेशल बिहार का जो करंट अफेयर था बहुत अच्छे से आपको कवर कराया है। तो अभी भी जिसने अगर वो सीरीज़ नहीं देखी है बिहार की करंट अफेयर और
बिहार की इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, बिहार की प्ले लिस्ट हमने बना रखी है, उसमें जाकर आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको वो हेल्प करेगी। अगर एक एक क्वेश्चन वहाँ पे हमने नहीं कराया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन मिस किया, बता ये वहाँ पे पूछ लिया गया। वो कोई भी टेस्ट सीरीज़ में कवर किया हो, मैं ये चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ कि मैंने कुछ भी ऐसा वहाँ पे नहीं छोड़ा है। हमारी टीम, क्योंकि प्रॉपर टीम हमारी निगरानी रखती है सारे इन पर टेस्ट सीरीज़ पर। प्लस में अभी देखिए, अभी हमारी टीम थोड़ी बिजी है क्योंकि अभी मेंस एग्ज़ाम चल रहा है, आपको पता ही होगा। हरियाणा का मेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपी का यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो कुछ ही 1-2 लोग, 3 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो अभी तो इसलिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी देखिए, ये किस टाइम, अभी ये 2 बज रहे हैं, मतलब 2 बजे मैं टेस्ट सीरीज़ ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर आपको सुबह में ये टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दी जाएगी। तो इस टाइप से थोड़ा टाइम निकालना थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा जाए और कोई भी ऐसी जानकारी ना छोड़ी जाए जिससे कि आपको मतलब 2-4 नंबर से, 1-2 नंबर से मुझे मतलब ये नहीं देखना पड़े कि हाँ मेरा 1-2 नंबर से पीटी रह गया है, फिर 1-2 नंबर का टॉप ऊपर चली गई। आपको इस टाइम पे देखिए ऐसा हो जाना चाहिए कि 5-7 नंबर से 2-4-5 नंबर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है? तो 56 का क्या है? 56 का 11%। तो इसमें से हमारा सी इसका आंसर है, 11%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण कितना है? तो अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, व्हाट इज द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट एट प्रेजेंट? तो ये आपको बताना है कि कितना कितना है। तो अभी देखिए, आपको यहाँ पे ये आंखें बंद करके क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना कि 2022-23 की बात कर रहा है और फिर आप मार्क आओगे पिछला, हो सकता है पिछले ये बार रटा हुआ हो आपको, ये पिछली बार रटा हुआ होगा आपका, पिछली बार यही पूछा गया था। तो अभी चेंज हो गया, अभी कितना हो गया? 16.21। तो 16.21 आपको याद होना चाहिए, ये नया डाटा है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना करें कि पिछले वाले साल के डाटा के हिसाब से, और ना कंफ्यूज करें आप कि जो डाटा 2011 का सेंसेक्स था उसके हिसाब से कंफ्यूज ना करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का मतलब डैश डैश कितना होने वाला है? कब की बात कर रहा है? 2023-24 की बात कर रहा है। बहुत ही केयरफुली पढ़ना आपको ईयर को, कि कौन सी ईयर की बात कर रहा है वो। तो द फिजिकल डेफिसिट यानी कि एफडी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज एस्टिमेटेड टू बी व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार जीडीपी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंट है? 2.98। कितना परसेंट है? 2.98। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 2023-24, व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार? तो ये कितनी रहने का अनुमान है? तो ये है 15.24। कितनी परसेंट रह सकती है? 15.24 रह सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, केंद्रीय बजट। ये केंद्रीय बजट की बात कर रहा है, बिहार बजट की नहीं। देखिए 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएँ, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, शामिल नहीं है। इसी तरीके से बिहार में कितनी है? बिहार में 8 हैं। बजट में कितनी है? 8 प्राथमिकताएँ हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? नॉट इंक्लूडेड की बात कर रहा है, इज इन द 7 प्रायोरिटीज ऑफ द डिटरमाइंड डेवलपमेंट नेम्ड सप्तऋषि इन द यूनियन बजट। ये यूनियन बजट की बात कर रहा है, बिहार बजट की बात नहीं कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है इसमें। तो देखिए, क्षमता को सामने लाना भी है, हरित विकास भी है, वित्तीय क्षेत्र भी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि तीनों बातें वो सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61, भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में से भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितना है? यानी कि भारत के पास में अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना है? तो वो बताना है आपको। क्या बताना है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताना है अभी 2022 के लास्ट तक भारत के पास में कितना है। तो ये है 562 अरब डॉलर। तो इसका आंसर, हमारा पहला आंसर सही है, 562 मिलियन है ना। ये हिंदी में कहे तो 562 अरब डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत देश में 81 करोड़ जनसंख्या को कितने अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है? तो इन दिसंबर 2022 अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन टू अबाउट 81 करोड़ पॉपुलेशन। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जामिनर कि कितने करोड़ को अभी कितने को मदद की जा रही है, खाद्य ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 81 करोड़ है। तो अभी कब घोषणा की गई है? तो घोषणा की गई है आपकी दिसंबर 2022 में, डिक्लेरेशन हुआ दिसंबर 2022 में। कितने टाइम के लिए? तो ये आपका 1 साल के लिए,
यानी कि 1 साल के लिए, तो 2023 के दिसंबर तक। कब तक आपको पता होना चाहिए? दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2023 तक प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भंडारी समिति का संबंध किससे है? भंडारी कमेटी आपको पता नहीं किससे रिलेटेड है, तो भंडारी कमेटी किससे रिलेटेड है? तो ये है ग्रामीण बैंक से रिलेटेड। इनमें कोई भी ग्रामीण बैंक से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है, तो ग्रामीण बैंक है आपका डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाई, अभी भी मेरे दोस्तों ने, जिनने, मेरे भाई बंधु ने, बहनों ने, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये टेस्ट सीरीज़ हम इसी तरीके से कंडक्ट कराएंगे। देखिए किस टाइम अपलोड होती है, कैसे टाइम को मैनेज किया जा रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कौन सा टेस्ट कब अपलोड हो गया। हम लेकिन इसी सीक्वेंस में आपको सारे टेस्ट अब प्रोवाइड कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि मतलब ये एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम से पहले पहले ये आपके जितने भी अभी तक एडुटेज के टेस्ट आए हैं वो आपको करा दिए जाएँ। तो आपका ये काम बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो जिनका भी आप भला चाहते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से सभी का भला चाहना चाहिए। तो चलिए वो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले टाइम देख के इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? यानी कि हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्म द रूलिंग प्लान। तो रूलिंग प्लान का आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया था। ये लाया था जनता प्लान द्वारा। तो कौन थे इससे रिलेटेड? गुन्नार मॉडल। तो गुन्नार मॉडल इनमें से कोई भी नहीं है, गुन्नार मॉडल इनमें से कोई नहीं। ये लाया कब था? ये लाया था 1978 से लेकर 18 के बीच में, 1978 से लेकर 80 के बीच में। तो किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे? वो जनता गवर्नमेंट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपको बताना है हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी। किसका? नेशनल प्लानिंग कमेटी का। कब? आईएनसी का जो 1938 का सेशन हुआ था उस टाइम पे। तो इसका आंसर कौन है? इसका ये जवाहरलाल नेहरू है। कौन थे इसके अध्यक्ष? आपके थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। तो ये दिया गया है डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु हैं, यानी कि जिसका क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाला जीवाणु है, यानी कि द बैक्टीरिया दैट पार्टिसिपेट इन डीनाइट्रिफिकेशन। तो कौन, इसका नाम क्या है? यानी कि ये इनमें से, ये साइनोबैक्टीरिया भी है, माइक्रोवायलिसिस भी है, तो यानी कि इनमें से एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं। 68 क्वेश्चन, घोगा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? यानी कि स्नेल्स, शेल्स, ऑयस्टर्स, ये कटल फिश, ऑक्टोपस और द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलियम। तो इसका क्या है? इसका आंसर क्या? तो ये सभी हैं आपके मोलास्क में। किसके? मोलास्क के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69। तो पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होता है, यानी कि पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो ये किसमें? ये होता है लवक में। किसमें? यानी कि प्लास्टिड्स में। ये किसमें होता है? प्लास्टिड्स में, यानी कि लवक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है, यानी कि बायसेक्सुअल फ्लावर्स कंसिस्ट। तो ये किसमें? अंडप एवं पुष्कर दोनों की उपस्थिति। तो किसकी? बोथ स्टेमिन एंड कॉर्पेल। तो इसका आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बोहाइड्रेट के निम्न में से कथनों पर आपको विचार करना है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज इज कॉल्ड ब्लड शुगर, ठीक है, पहली बात सही है। तो डाइसेक्राइड्स का जल अपघटन संभव है, तो वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ डाइसेक्राइड्स इज़ पॉसिबल। तो ऐसे में देखिए यूपीएससी में ऐसा होता है, अगर पॉसिबिलिटीज़ कहीं पे लगती है तो सही मान लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। पॉलीसेक्राइड्स जल में घुलनशील हैं, यानी कि पॉलीसेक्राइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये बात भी ठीक है। अब मोनोसाइट्स का जल अपघटन किया जा सकता है, तो ये नहीं किया जा सकता, यानी कि तो इसका क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि सी इसका आंसर है। तो सी इसका आंसर है, ये चौथा ये पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 72 निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति में से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ सकता है, यानी कि द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैरालिसिस इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये आपको बताना है। तो किसकी मात्रा में अनुपस्थिति है? ये पोटेशियम की। तो क्या है इसका पोटेशियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। चलिए 73 में देखते हैं
अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं में से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो पॉलीपेप्टाइड। तो विच सब्सटेंस आर सेक्रेटेड फ्रॉम द गामा सेल्स प्रेजेंटेड इन द पैनक्रियाज? तो क्या है इसका है पॉलीपेप्टाइड्स। क्या? पॉलीपेप्टाइड्स। चलिए 74 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स द ह्यूमन बॉडी यूरिया इज प्रोड्यूस्ड? तो आपको बताना कि यूरिया का प्रोड्यूस्ड कहाँ पे होता है? तो ये होता है यकृत में। यकृत बोले तो इन द लीवर, यानी कि लीवर में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 75। प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, यानी कि इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ द्वारा होती है? तो ये इनमें से जो जितनी भी मलेरिया हो गया आपका, या चेचक हो गया, सोने की बीमारी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। तो ये अधिक से बीमारी जो है प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अब क्वेश्चन 76 है कि शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? एट द प्रेशर द ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड। तो कितने पर होता है? तो 611.65 पास्कल पर। अगर 611.65 पास्कल पर है तो उसका जो है ये ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा प्योर वाटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। तो 9.467 इंटू 10⁻15 का कोटिमान कितना होगा? तो व्हाट इज द रेंज ऑफ 9.467 इंटू 10⁵? तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 15। कितना होगा? 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? ऑन व्हाट फोर्स डज द मशीन वर्क दैट मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क? तो कितने ये क्या होती है? ये अपकेंद्रीय बल काय पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? यानी कि अंडर व्हाट कंडीशन द वैल्यू ऑफ वर्क कैन बी जीरो? तो किन किन पे हो सकता है? देखिए, आरोपित बल जब शून्य हो तब भी हो सकता है, जब विस्थापित बल शून्य हो तब भी हो सकता है, तो जब बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तब भी, तो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका डी आंसर सही है, यानी कि डी आंसर इनमें से एक से ज़्यादा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी वस्तु का भार यानी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो क्या है? कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, ये ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्रुवों पर, यानी कि ये मोर एट पोल्स, तो पोल्स पर किसी भी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इक्वेटर पर नहीं होता, पोल्स पे होता है। कहाँ पे? पोल्स पे होता है। चलिए इसका आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही देखना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो 81 में ये देखना आपको कौन सा करेक्ट है। तो परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गैस दबाव कहलाता है। ये बात ठीक है? सॉरी, ये बात ठीक है। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो ये बात ठीक है। चलिए दूसरा, गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो ये बात गलत है। दूसरी बात इसमें गलत है। दूसरा, ये पहला गलत, ये गलत, मोर देन वर्ब गलत। तो 1 और 3 इसका आंसर है, 1 एंड 3 आंसर है। तो तीसरा, अगर आपको नहीं भी पता फिर भी यहाँ बता सकते हैं। चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। तो द प्रेशर मेजर्ड रिलेटिव टू द प्रेशर ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये बात ठीक है। तो पहला और तीसरा इनमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। अब क्वेश्चन 82 है कि परम श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? कितनी? तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। कितनी से? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स तो कितनी होती है? ओवर 20,000 हर्ट्ज। आगे देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, किलोग्राम या प्रति केल्विन। कितना? जूल बाई केजी या बाई केल्विन। ठीक है, तो ये आंसर इसमें से ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वो हमारे हिंदू ग्रुप फैमिली का हिस्सा हैं, यानी कि हमारे सब्सक्राइबर तो हमारी फैमिली का ही वो हिस्सा हुए। तो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनका नाम, तो कमेंट आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि सर आपकी ना ही तो आवाज़ क्लियर आ रही है और ये आपका जो PDF है बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा मतलब ऐसा करिए। तो हमारी टीम ने तभी उन्हें थोड़ा रिप्लाई किया था कि सर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कंटेंट अच्छा दिया जाए और मतलब थोड़ा क्लियर भी हो। तो ये कंटेंट आपको बहुत ही क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि इस जैसा कंटेंट आपको कहीं पे मतलब इतना क्लियर आपको कंटेंट किसी इस पे चैनल पे मिलेगा। तो भाई आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ है कि आप मतलब एक इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और भाई सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे देखते हैं, 84 क्वेश्चन है आपका। 84 क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? तो इन द
डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द रेंज ऑफ रेड कलर इज, तो कितना होता है 6200 से 7800 के बीच में, यानी कि 6200 से लेकर 7800 के बीच। तो इसका हमारा आंसर ये सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण क्या है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ द एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो क्या होता है इसका? देखिए, इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, यानी कि जल्दी से वो गल जाए, मतलब कि पिघल जाए अगर कुछ ज़्यादा ओवरलोड पड़ता है तो। लेकिन प्रतिरोध जो उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। तो लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ भी मार्क आ जाते हैं। तो इसमें निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, यानी कि लो मेल्टिंग होना चाहिए उसका पॉइंट, और हाई रेजिस्टेंट उसका होना चाहिए। चलिए 86 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्तर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपोंडेड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस? तो ये कौन थे? जोसेफ प्राउड थे। कौन? जोसेफ प्राउड। तो हमारा ए आंसर इसमें सही है, जोसेफ प्राउड। चलिए 87 क्वेश्चन देख। अब 87 में है, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी? तो उसको कहते हैं हम गुलाबी हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? एक सेकेंड, उसको कहते हैं हम गुलाबी हाइड्रोजन, यानी कि पिंक हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट एंड सब कोवेलेंट बॉन्ड आर फाउंड? तो इनमें से कौन सा है? तो अमोनियम क्लोराइड में भी होते हैं, अमोनियम ब्रोमाइड में भी, और कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसके इस्तेमाल में किया जाता है इसमें? देखिए, किण्वन का उपयोग किसने सबसे पहले किया था? आपका लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने। तो अब ये किसके लिए कहता? देखिए, शराब बनाने के लिए, ब्रेड और दही, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी मोर देन 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब 90 अब क्वेश्चन नंबर 90 है, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेचुरल सोर्स एंड एसिड इज करेक्टली मैच्ड? तो आपको बताना है। तो कौन सा? टमाटर या पालक में ऑक्सीलिक अम्ल। तो टमाटर या पालक में ऑक्सीलिक अम्ल ये होता है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। चलिए आगे देखते हैं 91 में अम्ल जलीय विलयन के साथ में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? यानी कि व्हाट डू एसिड लिबरेट व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर इन एक्वेसिस सॉल्यूशन? तो क्या करते हैं? ये H+ आयन बनाते हैं, H+ आयन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बीपीएससी की खासियत रही है कि इस टाइप के क्वेश्चन वो बार बार पूछता है। तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कास्टिक सोडा? तो इसका क्या है? तो NaOH है, NaOH है। क्या है? NaOH, कास्टिक सोडा का NaOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 क्वेश्चन है कि मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मिलेराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये किसका? मिलेराइट निकिल का है। किसका? ये निकिल का अयस्क है, यानी कि किसका ओर है? ये है आपका निकिल का ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 2 और 2 होती है, 2 और 2 होती है, यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन अल्फा पार्टिकल्स इज आर रेस्पेक्टिवली कितनी? 2 और 2 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क? तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है, तो आपको चाहिए कि इसको रट्टा मार लो। किसको कहा जाता है? तो रेयान को कहा जाता है। किसको? रेयान को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव को समर्पित विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे? राजस्थान में किया गया है। कहाँ पे? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द वर्ल्ड टॉलेस्ट लॉर्ड शिवा स्टेचू विश्वास स्वरूपम वाज गिवन नेम्ड? कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी प्लस बीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन है जो सीबीआई द्वारा चलाया गया है अगेंस्ट
साइबर क्राइम इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल क्राइम्स। तो ये कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन चक्र। कौन सा? ऑपरेशन चक्र चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र आपका सी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। अब 98 क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड। 98 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर संचालित ऊर्जा गांव घोषित किया है? तो हमने करंट में कराया था। करंट में जो स्पेशल करंट मतलब जुलाई की करंट है उसी में ये कवर किया हुआ था हमने। और ये दूसरी चीज़ और है, मैंने एक ये जुलाई की नहीं, जो मैंने घटना चक्र वाली करंट अफेयर थी उसमें कवर किए हुए थे 100 फैक्ट। तो अभी आप अगर करंट अफेयर का आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप 100 फैक्ट को उन्हें देख सकते हैं। चलिए, तो वो कहाँ पे था? वो था आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, मोढेरा गांव, गुजरात। चलिए, ये आंसर हो गया। तो अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? तो इन अक्टूबर 2022 द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 4 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन दिस? तो कौन कौन से थे? आपको पता होना चाहिए कौन कौन थे इसमें। पीटी उषा थी एक, इलैया राजा थे, और वीरेंद्र हेगड़े थे। कौन थे? तो वीरेंद्र हेगड़े थे, पीटी उषा थी, और तो इनमें से कौन थे? श्री कपूर नहीं थे इसमें। कौन? श्री कपूर नहीं थे। तो आप इसका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप? तो कहाँ पर? ये तेलंगाना में है आपकी। कहाँ पर? तेलंगाना में। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को डाल लो आप। पहली चीज़ अगर कोई भी कहीं पे बनाई जा रही है होती है तो वहाँ पे क्वेश्चन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 101। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हैज़ बीन ओपन? तो ये आपको बताना है ये कहाँ पे खोला गया था। ये खोला गया था आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो इन बीच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया आपका कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो पार्टी किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? यानी कि इस पार्टी को किस राज्य में कहाँ कहाँ पे प्राप्त है ये आपको बताना है। तो इनमें से देखिए, इसमें दिल्ली में प्राप्त हो गया है और पंजाब में प्राप्त हो गया है, तो इनमें से एक से अधिक। तो इनमें से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 104 है, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन यानी कि 929 लॉन्च किया गया है? तो मिशन 929 वाज लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन, है ना, टू अचीव मोर देन 90% वोटिंग परसेंटेज। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया था, त्रिपुरा। ये फिर पूछा जा सकता है मिशन 929 किस राज्य से रिलेटेड है, ये फिर पूछा जा सकता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। तो मिशन ये इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 105 है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको बताना है कौन सा नोट करेक्ट है, किसके हिसाब से? रिपब्लिक डे परेड 2023 के हिसाब से। ये आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है, तो ये बात आपकी गलत है। तो ये कौन सी झांकी थी? ये थी आपकी उत्तराखंड की झांकी। तो पहली चीज़ गलत है। तो पहली बार इसमें इसने भाग लिया था, किसने? पहली बार इसमें अग्निवीर ने भाग लिया था। तो इसमें तो पहली बार किसने भाग लिया? एनसीबी ने भाग लिया था, अग्निवीर ने नहीं, एनसीबी बोले तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहली बार भाग लिया था। तो दो बातें इसमें गलत होगी, तो इनमें से एक से अलग हमारा ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, इनमें से एक से अधिक हमारा ऑप्शन, यानी कि दो बातें ऑलरेडी पहले ही गलत हो चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मेरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो मीरा आपको बताना है कि मीरा ग्लोबल इनिशिएटिव टू बूस्ट वाई प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप? तो कौन सी क्रॉप्स के बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है? तो देखिए, ये बाजरा के लिए शुरू किया। किसके लिए? बाजरा के लिए, यानी कि मिलेट्स के लिए शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। अब क्वेश्चन 107 में है, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है? इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन डेवलप्ड बाय इंडिया? तो क्या है? इसका नाम है स्काई हॉक इसका नाम है। ये पूछा जा सकता है स्काई हॉक क्या है? तो ये 5G इनेबल्ड ड्रोन है। क्या है? 5G इनेबल्ड ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में किस देश ने
चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद, देखिए मुस्लिम नाम है तो मुस्लिम ही कंट्री इसको लॉन्च करेगी, तो ये कौन है? यूएई। तो यूएई इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है। किसने लॉन्च किया है? इसने ये यूएई ने लॉन्च किया है, तो इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इन विच कंट्री द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2023। तो ये कहाँ पे किया गया है? आपको पता होना चाहिए, फिजी में किया गया है। कहाँ पे? फिजी में किया गया है। चलिए 110वां क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई थी? तो आपको सबको पता होगा कि तुर्की सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था, जिसकी पूरे विश्व में सराहना की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा था? वो था आपका ये ऑपरेशन दोस्त। क्या था? आपका ऑपरेशन दोस्त के नाम से याद रखना है, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना, नोट करेक्ट के बारे में बताना है आपको। तो कौन सा सही नहीं है? तो इस भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली थी, ये बात ठीक है? तो नहीं, 1 दिसंबर 2022 से। तो पहली बात इसमें गलत है। तो कब संभाली थी? 1 दिसंबर 2022 में संभाली थी। तो पहली बात ही इसमें गलत है। क्लियर है? अब इसकी और चीज़ें देख लिए। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होता, ठीक बात है। इसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये बात भी ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देख। 112 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन? तो आपको बताना किसने चलाया? स्विट्जरलैंड ने चलाया। किसने? स्विट्जरलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। अक्टूबर 2022 में संयुक्त सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में की गई थी? तो इन विच कंट्री द मीटिंग ऑफ द एंटी टेररिज्म कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज हेल्ड इन अक्टूबर 2022। तो आपको बताना है कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी भारत में। तो भारत ऑप्शन है आपके सेकंड नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 114। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है आपका 114। भारत को राष्ट्रीय अनाज के लिए वैश्विक केंद्र के बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्ट केंद्र को बढ़ावा देने के लिए की घोषणा भारत सरकार बजट में की गई है। तो इन द बजट 2023-24 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द प्रमोशन ऑफ विच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद द एम ऑफ मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। तो कौन सी? ये आपका मोटा अनाज बाजरा अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में बनाया जाएगा। कहाँ पे? ये हैदराबाद में बनाया जाएगा। चलिए आगे 115वां क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो ये सेंट्रल बजट की बात कर रहा है, स्टेट बजट की बात नहीं कर रहा। सेंट्रल बजट में कितना फिस्कल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया 6.4 का। कितना? 6.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले 3 देश कौन थे? यानी कि एफडीआई लाने वाले भारत में 3 देश कौन से थे, वो आपको बताना है। तो पहले नंबर पर कौन था इसमें? पहले नंबर पर सिंगापुर था। तो सिंगापुर एक ही ऑप्शन में है आपका, पहले नहीं 2 में है। सिंगापुर था आपका। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर 2 स्टेट, अगर 2 या कोई भी चीज़ें अगर सेम दे रही तो ऑप्शन आपका वहीं से रहने वाला है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सिंगापुर पहले नंबर पर, दूसरे मॉरिशस, तीसरे पे यूएई। तो आपका पहला आंसर आ गया। सिंगापुर पहले नंबर पर, दूसरे मॉरिशस, तीसरे पे यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 से सम्मानित किसे किया गया है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड बाय द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022। और हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से बताना है आपको। तो कौन थे? बद्री नारायण थे। कौन? बद्री नारायण। और आपको बात की जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपके थे अनुराधा। कौन? अनुराधा। इंग्लिश में मिला था इनको, अनुराधा को। और इसको मिला था बद्री नारायण को, आपको मिला था हिंदी के लिए। क्लियर है? तो बद्री नारायण इसका आपका आंसर है। इसके हिसाब कर देता हूँ, बद्री नारायण इसका आंसर है। क्लियर है? मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? ये आपका किया था भोपाल में। तो किसका? 7वीं इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? ये आपको भोपाल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 19 वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये किसने जीता था? ये जीता था आपका भारत ने, यानी कि भारत ने जीता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड स्कीम? तो ये कहाँ पर किसने लॉन्च की थी? ये आपकी लॉन्च की थी ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा गवर्नमेंट ने।
मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में, मोस्ट इंपोर्टेंट आप नोट कर लो इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बनाया गया है। तो किसको? अजय बंगा, ये थे आपके अजय बंगा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये बात ठीक है आपकी, तो पहली बात सही है। सूचकांक में भारत को 129वां रैंक मिला है, तो क्या भारत को बाकी में 129वीं रैंक मिली है? तो नहीं, भारत को इस बार 132वीं रैंक मिली है। तो लेकिन इस बार में कितना था? इस बार में 132 है, पिछली बार में भारत 131 था। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट नहीं, दूसरा स्टेटमेंट ये देखिए, ये यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है इसमें, है ना, तो ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला इसका सही है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो पहला स्टेटमेंट स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, तो पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 36 नेशनल गेम? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें। तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया था, ठीक है। शुभकर इसका क्या था? साबज एक एशियाई शहर था, तो दोनों बातें सही हैं कि 36वां गुजरात में हुआ था, और साबक इसका क्या मॉस्कोट था, जो एक एशियाटिक लायन है। तो 37वां खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता है, तो यही बात गलत इसमें कहा जाता है। 37 में का खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 37 में 37 की आपका गेम का आयोजन होगा आपका गोवा में। गोवा कहाँ पे होगा? ये होगा गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2022-23 वॉज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो आपको ट्रू बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। तो अब ये देखिए, तो ये क्या है कि यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, ये बात ठीक है। बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98 रही है, ये बात भी सही है। आर्थिक विकास की दर में बिहार तीसरे नंबर पर है, तो ये तीनों बातें सही हैं, तो यानी कि मोर देन एबव, यानी कि तीनों बातें इसकी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125। बिहार सरकार द्वारा 2022-23-24 के लिए लगभग डैश रुपये में कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है। अब आपको एग्जैक्ट नंबर इसका पता होना चाहिए कि राज्य का बजट कितना मतलब पेश किया गया है। तो 2,61,885 करोड़ है। अब 2,61,885 करोड़ यानी कि लगभग 2,62,000 करोड़, तो ये आपका लगभग में ये आ जाएगा, ये आंसर है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री बताने हैं आपको, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे? मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बिहार लेजिस्लेटिव? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ये पहला स्टेटमेंट है, बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है, ये बात ठीक है। बिहार परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या मतलब कितनी है परिषद में? तो 6 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 343। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 343 नहीं है, ये कितना है? 243। तो आपका तीसरा ये आंसर, ये तीसरा आंसर आ जाएगा कितना? 343 नहीं है, 243 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद रेस्पेक्ट टू बिहार पंचायत राज सिस्टम। तो देखिए, मुखिया का आपको पता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, पता है कि नहीं पता? सरपंच का आपको पता है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि प्रमुख का आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। क्या? प्रमुख का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। चलिए आगे देखते हैं। 129 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे? 1937 के बाद तो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के पहले ये मतलब पहले क्या थे? नॉन परमानेंट हेड भी थे ये। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? तो व्हेन वाज द स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार एडोप्टेड? तो ये कब अपनाया गया था? 2012 में अपनाया गया था। कब? 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 131 है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ये महाजनपद डिड नॉट सिचुएटेड इनटू द प्रेजेंट बिहार स्टेट रीजन? तो ये कौन सा नहीं है इसमें से? यानी कि इनमें से ये सारे मगध, अंग, बज्जी यानी तीनों हैं, तो इनमें से
कोई भी नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? तो किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसने दिया? एविडेंस ऑफ डोनेशन बाय विच सल्तनत रूलर हैज़ बीन फाउंड इन द जैन टेम्पल ऑफ राजगीर। तो किसने? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रताप मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ पे थी? तो वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ, ये क्या है? प्रांतपति ये मानसिंह। तो प्रांतपति मानसिंह के टाइम पे बिहार की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये थी रोहतास में। कहाँ पे? रोहतास में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है? तो हु अमंग द फॉलोइंग फेमस वाई द नेम ऑफ बिहार विभूति? तो कौन फेमस है? तो यह अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह आपका सी ऑप्शन में है। तो अनुग्रह नारायण सिंह फेमस है बिहार विभूति के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए गंडक नदी से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज रिलेटेड टू गंडक रिवर? तो फ्रेंड्स ये तीनों नहरें गंडक नदी से संबंधित है। तो त्रिवेणी, दोन और तिरहुत, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 में बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? द फेमस मलमास फेयर ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट किस है? तो ये राजगीर से संबंधित है। अब राजगीर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो राजगीर यानी कि नन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती? यानी कि जो नॉर्थ पार्ट है बिहार का, वहाँ पे कौन सी नदी है जो फ्लो नहीं करती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, अजय नदी जो है ये नॉर्थ बिहार में फ्लो नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 138 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नोट करेक्टली मैच्ड आपको बताना, नोट करेक्टली मैच्ड 138 में। तो अनुपम झील देखिए, ये कौन सा अनुपम झील कहाँ पे है? ये अनुपम झील रोहतास में नहीं है, कैमूर में है। कहाँ पे? ये है आपकी कैमूर में। तो ये इसका आंसर आएगा अनुपम झील, यानी कि इसका आंसर बी। और बाकी आपने देखा होगा सिमरी यूएस यहाँ पे है सहरसा में, घोघा झील कटिहार में है, ठीक है ना। और कांवर झील आपको पता है बेगूसराय में है। तो अब इनमें से एक ही है जो आपका बचता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया इसका बी, अनुपम झील। ये अनुपम झील आपका बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। तो वेयर इज द रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन बिहार? तो ये कहाँ पर है? यह है आपके मधेपुरा में, मधेपुरा। तो इसका आंसर कौन सा? मधेपुरा हो गया, मधेपुरा में स्थित है। तो 140 अब क्वेश्चन आता है, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अगर आप बिहार में डेंसिटी की बात करें, अगर सभी स्टेटों में बात करें तो पहले नंबर पे है। अगर बिहार के डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है डेंसिटी बिहार में? तो पहले नंबर पे शिवहर है, दूसरे पे पटना है, तीसरे पे दरभंगा। शिवहर, पटना, दरभंगा। तो पहला इसका आंसर शिवहर, पटना, दरभंगा। तो इसका आंसर हो गया आपका पहला, शिवहर, पटना, दरभंगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सीसेट की हम 3 से 4 क्लासें आपको कराएंगे बहुत जल्द, मतलब 2 से 4 दिन में हम सीसेट की क्लासें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी देखिए मैं मतलब सीसेट का इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ क्योंकि दूसरे सर आपको सीसेट कराएंगे। तो अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या क्या होगा। तो 141 का आंसर आप देख लीजिएगा, तो 121 है इसका आंसर। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 121 और 142 का आपका आंसर है 12। कितना? 12 इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 143 का। जैसे 143 का आपका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका क्या आएगा? इसका आएगा 12 मीटर। तो 12 मीटर किसी में भी नहीं है, तो इसका आंसर है ये, तो डी। अब 144 का आंसर आएगा आपका सी, मतलब बी, ये जो है ये सी आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 155 का। देखिए आप इनको ऐसे में आंसर नहीं बता रहा है, आप इसको पहले ही पोस्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लो, उसको सोल्व करो, फिर नहीं पता लगा तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, तो ठीक है ना। वो सोल्व करके तो हम सारे इसके जो सोल्व कराएंगे, तो जब आपको 2 से 4 क्लासें मिलेंगी इसके, तो आप वहाँ से और टॉपिक वाइज इसको अच्छे से देखिए। ऐसे मैं कुछ भी कराने लग जाऊँ तो ऐसे नहीं होगा, टॉपिक वाइज आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 145 का इसमें आंसर है बेटी, यानी कि डॉटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146 का आंसर है इसमें आपका ए, 12,480। 147 का आंसर है। नेक्स्ट देखते
147 का आंसर है इसका आपका सी। और 148 का आंसर आपका बी। 147 का कितना सी, 148 का है आपका वी, और 149 का आप आंसर है ए। 149 का ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते। 150 का आंसर है आपका बी। 150 का आंसर है आपका बी। देखिए, अगर अभी भी आपको किसी को लग रहा है कि साफ दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है ना, ये पहले इंग्लिश का रखना है, इधर साइड में हिंदी का रखना है, किधर का क्या करना है, या कोई और भी इशू आ रहा है आपको, या कैसे कैसे कराना है भाई, तो आप सीधा से मतलब आप फ्रैंकली कमेंट कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम जितना भाई आपके लिए कर रहे हैं, आपका भी एक है क्या है कि आप भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, मतलब दोस्तों को शेयर करो कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ अगर किसी को दे रहे हो तो उसका भला ही हो रहा है ना, तो है नहीं इसको कोई नुकसान होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कल प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप इसको देखिए पहले, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।